देश में इन दिनों कई सारे मुद्दे जोरों पर हैं। संसद की बात कर लें या फिर राजस्थान की बात कर लें, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात करेंगे। इससे सबसे पहले अभी जो संसद का समय रहा, किस तरह के मुद्दे जो मेवाड़ वागड़ को लेकर आपने उठाए थे और ऐसे क्या मुद्दे थे जो प्रमुखता से मेवाड़ के लिए थे? आपको नमस्कार, चैनल के सभी श्रोताओं को नमस्कार। लगा कि अभी जो शीतकालीन सत्र था वो बहुत ऐतिहासिक था। अब देखा होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल इसमें आया, रेल अमेंडमेंट बिल आया जिसमें रेलवे की जो व्यवस्था है पूरी इसको एकीकृत होगा और लॉ में भी जो अलग अलग चीज़ें थी वो सारी एक जगह पे आई हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण था वो था आपदा प्रबंधन का जो अधिनियम है वो भी आया। तो जब ये सारे मुद्दे सदन में चल रहे थे, हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन तो जेपीसी को गया, लेकिन दो जो एक्ट उसमें आए थे, एक्ट बिल जो आए थे आगे प्रोसेस करने के लिए, तो विधायक तरीके क्षेत्र के जितने मुद्दे थे उनको कनेक्ट किया। रेलवे को लेकर बात करें तो उदयपुर से दक्षिण भारत को जोड़ने वाली जो ट्रेन हैं वो सारी की सारी वाया हिम्मतनगर जाए, ये एक बड़ा विषय था। इसके अलावा उदयपुर से सूरत क्या वंदे भारत चल सकती है, ऐसी संभावना है। और कहाँ स्टेशन पर रेलें रुक सकती हैं, कहाँ ठहराव हो, कहीं एक्सप्रेस ट्रेनें भी रुक सकती हैं, सारी समस्याओं को भी माननीय रेल मंत्री जी के सामने रखा, मंत्रालय को विषय गए। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि जब विधायी काम संसद में होता है तो बहुत सारे अलग अलग माध्यम भी हैं, उसमें प्रश्न है, उसमें 377 है, चर्चाओं में भाग लेने के विषय हैं, पूरा प्रश्न पूछने का भी एक माध्यम मिलता है। तो इन सारे विषयों के माध्यम से क्षेत्र के बहुत सारे विषय आगे बढ़े हैं। सर, किस तरह के मुद्दे मेवाड़ वागड़ को लेकर आपने उठाए थे? और क्योंकि अभी देखें तो लगभग 6 महीने से अधिक समय आपको हो चुका है सांसद, क्या काम ऐसे मेवाड़ में हुआ विकास को लेकर? लोग यही पूछते हैं कि मन्नालाल रावत जी ने क्या विकास उदयपुर या उदयपुर की जनता के लिए या फिर लोकसभा में करवाया? नहीं, जनता का पूरा आशीर्वाद है। मोटे मोटे 4-5 संकेत रूप में आपको मैं बताता हूँ क्या कि 6 महीने में व्यवस्थाओं को समझा, गवर्नेंस में क्या काम ऐसे हैं जो मेवाड़ को विकसित भारत के अनुरूप ले जा सकते हैं। हमने विशेषज्ञों के साथ में बैठ के कुछ रास्ते निकाले, कुछ बातें की। तो 4 बड़े काम हैं जिनको हमें सफलता मिली, बाकी कुछ डीपीआर और एडवांस ट्रैक पे चल रहे हैं। पहला ये कि जाखम का पानी जैसलमेर के साथ जोड़ना, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय से चर्चा में रहा है, लेकिन उस पर काम पूरा नहीं हुआ था। हमने इसको 2024-25 के बजट में स्थान दिलाने का भरपूर प्रयास किया, सफलता मिली। और जानकर हर्ष होगा कि 7,300 करोड़ की परियोजना बजट में आई और उसका डीपीआर तेजी से बन रहा है। और केवल जैसलमेर का पानी बढ़ेगा ऐसा विषय नहीं है, उसके आसपास के जितने वाटर बॉडीज हैं उसको भी कनेक्ट करने की बात आई, जिसमें बावलवाड़ा भी कनेक्ट होगा, जिसमें सोमकमला अंबा के साथ भी कुछ चीजें होंगी। तो बहुत सारी चीजें इसमें आने वाले समय में होगी। तो पहला तो पानी को लेकर एक बड़ा काम हुआ। दूसरा, जहां उदयपुर से 4 हाईवे निकलते हैं अलग दिशाओं, चारों दिशाओं में, ध्यान में यह आता है कि उदयपुर से अहमदाबाद रोड और उदयपुर से पिंडवाड़ा रोड, ये बड़े प्रेशर वाले रोड हैं। और वहां ब्लैक स्पॉट्स हैं, 11 ब्लैक स्पॉट है, जिसकी बहुत कहानियां हुई, बहुत एक्सीडेंट हुए। हमने प्रयास किया, माननीय नितिन गडकरी साहब के साथ संवाद किया। तो उदयपुर से पिंडवाड़ा रोड पर जो उदयपुर लोकसभा क्षेत्र का काम है उसमें 6 ब्लैक स्पॉट करेक्शन का लगभग 100 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ और उसका काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने एक प्रयास और किया कि क्षेत्र की इकोनॉमी इकोलॉजी के साथ, पर्यावरण के साथ जुड़ी हुई कैसे आगे बढ़ सकती है, जिसको कहते हैं ग्रीन इकोनॉमी, ये कैसे बढ़ सकती है। यहाँ का जो सीताफल है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, लेकिन कई जगह क्वालिटी थोड़ी कमजोर है। उसका एक प्रयास हमने ICAR के साथ मिलकर किया, उसकी स्वीकृत हो गया है। आने वाले दिनों में टिश्यू कल्चर के बेस पर इसकी क्वालिटी इंप्रूव करने और इसको मास लेवल पर और ज्यादा आगे एक्सपांड करने की बात आगे बढ़ी है। ऐसे विषयों को आगे बढ़ा। नेशन वन इलेक्शन को लेकर सर एक बड़ा मुद्दा जिसको लेकर अभी संसद में भी चला, उसको लेकर बवाल हुए, आप तो बताते, लेकिन आपके जो वागड़ के जो सांसद हैं वह इसके पूरी तरह से विरोध में थे। उनका कहना था कि इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन जो निचले स्तर के लोग हैं, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां, वो इससे दब जाएगी। देखिए, बीजेपी का अपना एक एजेंडा है। जब वन इलेक्शन वन नेशन इस तरह की एक बड़ी बात होती है तो उसमें एकता का भाव आता है कि राष्ट्र को ताकत मिलेगी, प्रशासन में जो अपव्यय होता है वो रुकेगा, प्रशासन का बहुत बड़ी एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है चुनाव कराने में, विकास के काम ठप हो जाते हैं। इस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ाया। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन है, तो नेशन को एक बनाता है, ताकत देता है। बीजेपी का एजेंडा तो ये है कि एक तो होना नहीं चाहिए, बिखरना चाहिए। तो ये तो अलगाव, विखंडन, इस तरह का एजेंडा चलाते हैं। इसलिए ये उन लोगों के साथ में खड़े हुए नजर आए
जो समाज को तोड़ते हैं, जो समाज में विघटन पैदा करते हैं, यहाँ तक कि वे लोग जो सनातन धर्म संस्कृति परंपरा को गालियां देते हैं, उनके साथ में खड़े ये नजर आए, तो इनका एजेंडा बहुत स्पष्ट हो गया। ये वैसा ही जैसा एवेरियर एल्विन ने एक कथानक प्रस्तुत किया था कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं आज से आदिवासी धर्म को अपना रहा हूं। बाद में पता चला उनको जो बच्चे पैदा हुए इसे पैदा हुए थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये पूरा इकोसिस्टम है, ये उनके साथ में खड़े नजर आए, तो मुझे लगता है कि उनको तो इस बात से तो कहने की एलर्जी ही होगी, क्योंकि कैसे सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छा हो और डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो, इसको लेकर नरेंद्र भाई मोदी जी काम कर रहे हैं। लेकिन उनको लगता है विकास नहीं हो, उनको लगता है कि जितना अभाव होगा, जितने गरीबी होगी, जितने बिखराव होगा, जितने उत्पात होगा, समाज में काम करने वाले लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं, आजीविका कमाने वाले लोग हैं, वे सारे सारे गरीब बने रहेंगे, तो इनकी राजनीतिक रोटियां बनी रहती हैं। ऐसा भी ये उसी पे राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, तो इस कारण वो उनके साथ थे। लेकिन धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और माननीय अमित शाह जी का और पूरे राष्ट्र के नेतृत्व का, जिन्होंने इस बात को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। और बहुत लंबे समय से इस बात पर चिंतन मनन था कि कैसे 1960 के दशक में सारे चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन सरकारों का उत्थान पतन, संविधान का विरोध करने वाले लोग, संविधान की हत्या करने वाले लोगों ने सरकारों का पतन किया। 356 का उपयोग करके सरकार, राज्य सरकारों को बीच में रोका उनका। तो ये सारे राजनीतिक जो हथकंडे थे, उस वजह से ये जो नुकसान हुआ है वो वन नेशन वन इलेक्शन में ठीक होगा और विकास की गति बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। सर, भजनलाल सरकार को 1 साल पूरा हो गया, आप किस नजरिए से इस काम को देखते हैं? क्योंकि दूसरी तरफ विपक्ष पर्ची सरकार कहता है इसका विरोध कर रही है, तो 1 साल में अब क्या लगता है कि किस नजरिए से आपको इस साल को पहले देखते हैं? ये गमछा डांस करने वाले लोग और आरपीएससी और जहां जहां भी ट्रांसफर वगैरह करते थे उसमें खर्ची इस पर चलने वाले जो लोग हैं, वे इस तरह का राजनीतिक एक स्टंटबाजी करने के लिए स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन 2024-25 का जब राजस्थान का आप सरकार का बजट देखेंगे तो ऐतिहासिक बजट है। राजस्थान में पानी का अभाव, राजस्थान धरती धोना रही, ऐसा करके बोलते हैं। लेकिन आप देखा होगा कि किस प्रकार से पार्वती, काली सिंध और चंबल को जोड़ने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है पिछले दिनों लॉन्च हुआ, और प्रोजेक्ट कितने का है? वो 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का है और कितने क्षेत्रों को फायदा करके 21 जिलों से ज्यादा को लाभ होगा। तो यहां तो कायापलट हो रही है, लेकिन कांग्रेस को ये लग गया कि अब राजस्थान में उनकी संभावना नहीं है। अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी को 100% इसमें जनमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इतने ऐतिहासिक काम यदि कोई करेगा तो डर किसको होगा? डर उसी को होगा जो बाहर है, जिसका स्कोप खत्म हो गया। उनको अपने उसमें झांक के देखना चाहिए कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं, और उनकी गलतियों की वजह से, उनकी राजनीति की वजह से जो राजस्थान को नुकसान हुआ उसकी भरपाई माननीय भजनलाल जी सरकार कर रही है। और डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार का मतलब पूरा आशीर्वाद केंद्र का राजस्थान पर, राजस्थान का पूरा समन्वय केंद्र के साथ है। और ये डबल इंजन की सरकार है, बहुत तेजी से चल रही है। और आप देखेंगे कि अशोक गहलोत साहब और कांग्रेस की जो विगत सरकार रही है 18 से 23 में, वो सरकार में डेमोक्रेसी जो शब्द है ना, वो वास्तव में डेमोक्रेसी नहीं था, वो दे मोई कुर्सी ऐसा हो गया था। वो कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, पूरा 5 वर्ष ऐसे खराब किए। तो राजस्थान जो एक विकसित राज्य की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसमें ठहराव हुआ, वो सारी जो बाधाएं हैं वो सब दूर होती जा रही है। माननीय भजनलाल जी की सरकार बहुत उत्कृष्ट ढंग से काम कर रही है, पूरे समन्वय के साथ दिन रात मेहनत करके काम कर रही है। आप देखेंगे द राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट है, उसमें कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आने की संभावना बनी है। और बहुत जल्दी राजस्थान जो है वो ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर तो होगा ही होगा, एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी आएगा। तो ये सारी जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं, जल हो, बिजली हो, सड़क हो, और ये सारे विषय जो तेजी से जब हो रहे हैं, तो इस कारण बौखलाहट में कांग्रेस टिप्पणी करती है। बाकी डबल इंजन की सरकार बहुत व्यवस्थित ढंग से काम कर रही है। जिस तरह से संसद में एक बड़ा बवाल देखने को मिला भीमराव अंबेडकर को लेकर, उसके बाद राहुल गांधी पर जो आपके भाजपा के सांसद थे उन्होंने धक्का मुक्की के आरोप लगाए थे, आप भी उस समय वहां थे, तो सर क्या घटनाक्रम क्या था उस समय ये धक्का मुक्की वाला? देखिए, एक वहाँ व्यवस्था है पार्लियामेंट के कैंपस में, किस प्रकार से कोई विरोध, कोई बात रखनी है तो रखते हैं। तो वो व्यवस्था में ये होता है कि जब विपक्ष के लोग, कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए जो लोग हैं, वे धरना प्रदर्शन करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के जितने भी माननीय सांसद हैं, एक गलियारे में गली बनाकर चुपचाप अपने गंतव्य पे जाते हैं, सदन में चले जाते हैं। कहीं कोई विरोधाभास जैसी स्थिति नहीं होती। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसदगण और सारे लोग ये दिखा रहे थे कि संविधान की हत्या किसने की,
एक आदिवासी बेटी का अपमान किसने किया, ये सारे विषय जब रख रहे थे, बाबा साहब आंबेडकर का अपमान किसने किया, बाबा साहब आंबेडकर को 2 बार चुनाव में हराया किसने, नेहरू क्यों नहीं चाहते थे बाबा साहब आंबेडकर को, ये सारे विषय जो है जब देश के सामने रखे तो आपको ध्यान होगा कि सदन में लोकसभा राज्यसभा दोनों में संविधान की 75 वर्ष की गौरव यात्रा पर लंबी चर्चा हुई। तो उसमें जो तथ्य रखे गए वो देश के सामने आए, उससे लगा कि कांग्रेस की पूरा जो है वो नकाब जो पहन रखा था ना उन्होंने दलित समर्थन ऐसे का, वो सारा नकाब उनके हटता हुआ नजर आया। वो जब सड़क पर आ गए उनकी सारी पोल पट्टी खुल गई कांग्रेस की नीति की, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में, और राज्यों में जिस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर को इन्होंने कोलैप्स किया, वो सारी बातें जब राज्य के जनता के सामने आ गई तो जनता को लगा आप तो बिल्कुल सही है, ये तो खाली मुखौटा पहन के घूमने वाले लोग हैं और खाली एक झूठ और भ्रम फैलाते हैं वे लोग हैं। जब ये सारी चीजें आ गई तो उन्होंने एक जबरन, जब शांतिपूर्ण तरीके से माननीय सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, बीच में घुसे। ये इनको इतनी शर्म नहीं है कि जहां महिला सांसद खड़ी है उनके सामने भी जाके ये गए और जिस प्रकार से नागालैंड की माननीय सांसद एसटी से जो आती है उनका अपमान किया। इसलिए राहुल गांधी और ये सारे जो ये जो बोलते हैं ना कि एक छिछोरापन और एक वो बोलते हैं एक शब्द बकवासबाजी एक करने वाले, जिसको पता नहीं है कि क्या लोगों की क्या गरिमा है, तो वो जो बदमाशियां दिमाग में लेके घूमते हैं तो वो सारे हरकतें की, मुझे लगा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, बाकी सब लोगों ने एक बहुत पैसेंस के साथ में इस बात को रखा, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। शिकायत हुई है माननीय राज्यसभा के माननीय सभापति जी के सामने भी गई है, लोकसभा में भी विषय आया, तो मुझे लगा ये दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन ये समझना चाहिए कि अंबेडकर विरोधी कौन है, संविधान की हत्या किसने की, संविधान का एक क्लोज बनाकर किसने राज्यों की सरकारें गिराई, किसने मंडल आयोग का जो रिपोर्ट थी लागू करने के लिए ओबीसी को आरक्षण देने के लिए वो किसने रोकी, बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न किसने नहीं दिया, ये सारे विषय आ गए। तो मुझे लगता है ये सारी स्पष्टता भारत की जनमत में हुई है। अभी जो राजस्थान में जो जिलों को लेकर जो मुद्दा चल रहा है, कहीं जिले थे 9 जिले और 3 संभाग थे, उन्हें बंगाल सरकार ने हटा दिया। उसके बाद अब कहीं कहीं विरोध देखने को मिल रहा है, चाहे सांचौर देखें, शाहपुरा देखें, तो उस तरह से जो भाजपा के लोग हैं वह प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार इस्तीफा देने की बात सामने आ रही है। बांसवाड़ा में भी हुआ, बांसवाड़ा में हल्का फुल्का विरोध है वह देखने को मिल रहा है, जो संभाग हटाया गया। देखो बांसवाड़ा में जो हुआ वो तो आपको कांति आदिवासी का ट्विटर हैंडल पर देखना चाहिए, उनके फेसबुक पे उन्होंने लिखा कि हाँ ये अच्छा कदम हुआ। कांति आदिवासी कौन है, बीजेपी का नेता है जो फाउंडर है उनमें से, तो वहां का जो माननीय सांसद है वो उसको समझना चाहिए कि कांति से एक बार पूछ तो ले कि वो क्या चाह रहे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं। एक स्टैंडबाजी हुई। अब जहां तक मामला मेवाड़ को लेकर है तो सलूमर जिला है, प्रशासनिक आवश्यकता है, विकास के लिए बहुत जरूरी है तो जिला रखा है। बाकी जगह कोई विरोध की बातें जो मीडिया में आई, मुझे लगता है कि ये अशोक गहलोत साहब का जो निर्णय था उसको लेकर आपको सोचना चाहिए। उन्होंने कभी पहले प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की बात नहीं की, पहले जिले बनाए वो बहुत आवश्यकता के लिए बनाए थे, प्रशासनिक आवश्यकता विकास के लिए बनाए थे, चाहे दौसा हो, चाहे बारां हो, चाहे हनुमानगढ़ हो, चाहे उदयपुर को तोड़कर राजसमंद बना हो, ये सारे जिले जिससे बनाए थे वो किसने बनाए थे, वो बीजेपी ने बनाया। प्रतापगढ़ बना तो एक आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए रातों रात बना दिए, चुनाव से कुछ दिन पहले बना दिए। और आप ये देखिए एक पंचायत को उन्होंने जिला बना दिया है, दूदू को। तो ऐसी सारी चीजें जो है प्रशासनिक तरीके से मुझे समझ में आया है कि सरकार ने एक कमेटी गठित की थी, कमेटी की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन है वो प्रशासनिक आवश्यकता, मितव्ययता, विकास को कैसे गति मिले, लोगों को कैसे सुविधा बढ़े, उन सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए मैं तो स्वागत करूंगा इस निर्णय का कि माननीय भजनलाल जी सरकार ने बहुत सही निर्णय लिया, ताकि जो स्पान ऑफ कंट्रोल एक सिद्धांत होता है मैनेजमेंट में वो बना रहेगा, यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो भी बना रहेगा और लोगों की आवश्यकता वो भी बनी रहेगी। सलूमर को लेकर आप निर्णय, तो यहाँ सलूमर को लेकर भी उनको कहना चाहिए था ये जिला क्यों रखा है, कुछ ना कुछ उनका स्टैंड इतना ही है बीजेपी वालों का कि बस हंगामा करो और कोई विषय है तो उसमें भ्रम पैदा करो, और कहीं ऐसा नजर आता है कि विकास को लेकर तो वो बात वो नहीं करते, वो केवल स्टंटबाजी करते हैं। सलूमर का चुनाव हाल ही में हुआ, 84 का चुनाव हाल ही में हुआ, लेकिन जो स्थिति देखने को मिली सर सलूमर में, जो स्थिति देखने को मिली, भारत आदिवासी पार्टी, इतने सारे वोट, मतलब जिस तरह की टक्कर थी, करीब 1200-1500 वोटों का जो अंतर था, तो कहीं ना कहीं लगता है कि सर आने वाले टाइम में और मुश्किल बीजेपी कांग्रेस के लिए पार्टी पैदा करेगी। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है, जनता जनार्दन में जानती है, ये बीटीपी कोई एक पार्टी हुआ करती थी, गुजरात की तरफ से आई, जैसे आते हैं रोजगार के लिए लोग जाते हैं, ऐसे आई थी और यहाँ कुछ लोगों को रोजगार मिला और लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा रातों रात उफान पर आई।
राजकुमार रोत ने बीटीपी का संस्थापक को अलग कर दिया और एक नई पार्टी बना दी बीएपी। ये पूरी बीएपी क्यों बनी और इनका एजेंडा क्या है, इस बात को समझ लें तो आपको पूरी प्रदेश समझ में आएगा। इनका एक ही है, सनातन धर्म संस्कृति परंपराओं को गाली देना। आदिवासी हिंदू ने ऐसा बकवास ये करते हैं, क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि ये धर्मांतरण का जो इकोसिस्टम है उसको प्रमोट करते हैं। ये केवल उनके लिए काम करते हैं। डिलिस्टिंग मूवमेंट यहां चल रहा है कि एससी की परिभाषा की तर्ज पर एसटी की भी परिभाषा हो और ये संविधान में संशोधन हो, उसका भी ये विरोध करते हैं। तो ये जो 98% एसटी समाज ये चाहता है कि जो धर्मांतरित ईसाई और इस्लाम के लोग हैं वो बाहर चले जाएं, उनको माइनॉरिटी में रहे, लेकिन उसका भी ये विरोध करते हैं। आप इसमें समझ सकते हो कि 98% लोगों के हितों के विरोध में जाके ये काम करते हैं। तो ये कितने के लिए काम करते हैं? ये 2% लोगों के लिए काम करते हैं। ये बहुत कीमती है, समाज भी इस बात को धीरे धीरे समझ रहा है। जहां तक इलेक्शन की बात है तो आपने देखा होगा कि 84 में बीएपी को पसीना आ गया और 84 से बाहर एक कदम नहीं रख पाया राजकुमार रोत। ये झारखंड में कैंडिडेट खड़े करके आ गए, वहां नहीं जा पाया और ये सलूम्बर में भी नहीं आ पाया, एक दो बार कहीं आके फिर भागना पड़ा। और सलूम्बर की जहां तक बात करें तो आपको ये समझ में आता है, भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 80,000 वोट 2023 के विधानसभा आम चुनाव में लिए थे और इसमें 84,000 प्लस वोट लिए। तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा या घटा? बढ़ा ना। हाँ, जहां तक बीएपी के उसमें वोटों का है तो वो सारा कांग्रेस का वोट है। कांग्रेस हमेशा ही आत्मघाती निर्णय लेती है। कांग्रेस हमेशा ही एक कमजोर कैंडिडेट सामने करती है, चाहे महेश रोत हो चाहे यहां सलूम्बर की कैंडिडेट हो, वो सारे के सारे कमजोर करते हैं। ये कांग्रेस अपने आप को कमजोर करती है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती है। पैरों पर कुल्हाड़ी मारते मारते एक दिन खत्म हो जाएगी कांग्रेस। हाँ, जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी की ताकत बढ़ रही है। बीजेपी के समाज में, क्षेत्र में, मतदाताओं में एक स्पष्ट भाव बना है कि विकसित भारत 2047 का सपना लेकर यदि कोई पार्टी, यदि कोई सरकार चल रही है तो भाजपा की सरकार चल रही है और ये पूरा भी करते हैं। क्षेत्र की समस्याओं का आपने सलूम्बर में देखा होगा, हमने विगत 6 महीने में लगभग 300 करोड़ के डीएमएफटी का हमने काम कराया। 110 विद्यालयों में 2 से 4 कमरे दिए। इसके अलावा जहां लोगों को सुविधा के लिए पूल चाहिए था, सड़क चाहिए था, वो सब कुछ दी। और ये यात्रा है, ये केवल एक दिन की बात नहीं है, ये यात्रा जारी रहेगी। अब आज ही एक बड़ी मीटिंग होके जो जिस क्षेत्र में गोगुंदा और जाडोल में जो काम रुके हुए उनको आगे बढ़ाया, लगभग 60 करोड़ के और भी काम हुए। तो ये लगातार ये काम करने वाली, तो ये जो जनता है वो देख रही है कि काम यदि कोई करता है तो भाजपा करती है। और बीएपी क्या है? बीएपी तो फोटो खिंचाने के लिए वहां विधानसभा के सामने जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो ना माननीय भजनलाल जी सरकार के सामने बैठ सकते हैं, किसी मंत्री के सामने नहीं है, मुख्यमंत्री जी के सामने नहीं है, सेक्रेटरी जो भी है मंत्रालय का एसीएस उसके सामने नहीं जा सकते। ये केवल फोटो खिंचाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं और लोग वाह वाह करते हैं। वाह वाह करने वाले भी भाड़े के रखे हुए हैं इन्होंने। इनके सारे जो कंटेंट सेंटर हैं वो सारे बाहर के पैसों से आते हैं। इनको पूछ लो गल्फ से कितना पैसा है, उसके बावजूद भी 84 में क्या हुआ, इनका जो मार्जिन घट के जो है ना 23,000 पे आया है, इनको पसीना छूट गया है और जनता आपकी बार इनको बड़ा अच्छा जवाब देने वाली है। ये यहां से भागते हुए नजर आएंगे। जिस प्रकार से गुजरात से आए थे, मुझे लगता है गुजरात के पार जो है ना झारखंड की तरफ चले जाएंगे। आखिरी सवाल करूंगा। राजकुमार रोत कहते हैं कि मदन लाल जी कोई भी बात होती है अपने व्यक्तिगत ले लेते हैं, इस कारण इतने आक्रामक हो जाते हैं। देखिए, हम समाज में स्पष्टता लाना चाहते हैं। हम सैनिक हैं धर्म संस्कृति परंपरा क्षेत्र के, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास पर चलते हैं। हमारी अपनी सरकार की और संगठन की रीति नीति है, उस पर हम चलते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, राजनीतिक के बहाने समाज को तोड़ना चाहते हैं। राजनीतिक का एजेंडा ऐसे लाते हैं कि सनातन धर्म संस्कृति परंपरा को गालियां देते हैं। ये केवल धर्मांतरित लोगों के इकोसिस्टम का काम करते हैं। ये कट्टरपंथी तत्वों को आगे रखते हैं। इनके जो पदाधिकारी हैं उनका थोड़ा नाम पता देख लो, दरियावत में, कहीं पारसोला में, कहीं करावाड़ा में, कहीं डूंगरपुर में, कहीं खेरवाड़ा में, ये सारे के सारे। और हमने तो ये भी देखा है, जब ये सदन में बोलते हैं तो बोलना चाहिए, बोलने का अधिकार है माननीय सदस्य को, लेकिन जिनसे राय लेते हैं वो राय कट्टरपंथियों का है, वो सारा वामपंथियों का है, वो तोड़फोड़ करने वाले लोगों का है। जब हम ये बात स्पष्टता के लिए समाज के सामने रखते हैं तो उनको मिर्ची लगती है तो टिप्पणी करते हैं। इसके अलावा कोई विषय नहीं है। जनता जनार्दन जानती है कि ये जो पूरा इकोसिस्टम बना है ये पानी के बुलबुले की तरह है। इनकी पोल खुल गई है। ये विकास की बात नहीं करते, ये केवल बिगाड़े की बात करते हैं, तोड़फोड़ की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब करते हैं। पत्थरबाजी किसने पैदा की है? ये राजकुमार रोत को बताना चाहिए इस बात का। उसकी खुद की रैली में से बाहर आके लोग कांच के शीशे तोड़ते हैं। कौन है ये सारे गुजरात से आने वाले टूरिस्ट को रोकते हैं, कौन है? ये सारा का सारा जो उत्पात है, ये गाली गलौज करते हैं, बकवास करते हैं, अनुशासनहीन हो रहे हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ये जो है ना, ये अलगाव का पाठ पढ़ाते हैं, ये कौन है? तो ये जनता के सामने आ रहा है। और जब हम इसको स्पष्टता के लिए समाज के सामने रखते हैं, मीडिया के सामने रखते हैं, तो उनको मिर्ची लगती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
ये थे सांसद मनहरलाल रावत जी, जिनसे हमने बात की तमाम मुद्दों पर, क्योंकि इन दिनों संसद में कई सारे मुद्दे जोरों पर है, राजस्थान में कई सारे मुद्दे जोरों पर हैं। एक तरफ जो जिले हटाएं उसको लेकर विवाद देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ भजनलाल सरकार का 1 साल पर कई सारे ऐसे आयोजन हैं। वह भी हो रहे। टीवी 9 के लिए राजेश डांगी।